So we are 2 months short before your examination. ठीक है. क्या सीबीएसई को क्या हो गया कृषि? क्या दिक्कत हो गई? आई हैव नो आइडिया. COP26 के ऊपर क्वेश्चंस पूछने हैं मुझे. मैं पूछूं? ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं लिस्ट बना देता हूँ, नेक्स्ट टाइम पूछूंगा पक्का. ठीक है, लेकिन फ्रॉम योर साइड मेक श्योर दैट आप लोग पूरा COP26 डिटेल में पढ़ के आओ. सो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा व्हेन आई आस्क यू दोस क्वेश्चंस. मैं बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस बना के लाऊंगा. ठीक है. If you remember, we have launched some new partnership with the countries in climate change and clean energy during COP26. ठीक है, with UK especially, who was hosting it. Who was the main person in United Kingdom under whose leadership this was conducted? Don't tell me Boris Johnson. Very good, Swayam. Rishit, very good. Is an Indian origin chap. His name is Alok Sharma. ठीक है. He is like the representative of environment climate change in UK. And can you tell me the same representative of United States in dealing with climate change and associated issues, if you can recall? Swayam, very good again. अभी उसकी सीजन आएगी. आएगी नहीं, आ गई कैरी की. ठीक है. सो हिज नेम इज जॉन कैरी. जॉन कैरी नाम है उनका. ठीक है. मुझे पीजे मारने की आदत है. ठीक है. जस्ट 2 more months फिर नहीं सुनने को मिलेंगे. ठीक है. लेकिन अभी इतना सहन कर लिया है तो थोड़ा और. ठीक है. ओके, एक वन लाइनर क्वेश्चन पूछता हूं. ब्लैक सी is connected to the Sea of Azov. We talked about Sea of Azov in the previous lecture. Black Sea is connected with the Sea of Azov by which water body? Sea of Azov एक बड़ा वाटर बॉडी है, ब्लैक सी भी एक बड़ा वाटर बॉडी है. उन दोनों को एक छोटा सा वाटर बॉडी कनेक्ट करता है. उसे हम स्ट्रेट कहते हैं. क्या कहते हैं? स्ट्रेट. वेरी गुड अनमोल. स्ट्रेट कहते हैं. स्ट्रेट मीन्स a small water body which connects two larger water bodies. Please write down, this is a good question. It is called as Kerch Strait. अरे यार, समझ गए ना आप लोग? कर्च स्ट्रेट. ठीक है. एंड ब्लैक सी is connected to Sea of Marmara by which strait? ये आपका होमवर्क है. एंड इसके बाद ब्लैक सी is connected to Mediterranean Sea by which strait? ये आपका दूसरा क्वेश्चन है. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ करंट डेवलपमेंट्स इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोप. स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर तो भाई स्पेन के पास आया. यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप के बीच में, अफ्रीका सॉरी, नॉर्थ यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो एरिया है, मेडिटेरियन. स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर connects Mediterranean Sea to Atlantic Ocean. ठीक है. ये दो क्वेश्चन है, प्लीज कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है.
मैं आंसर बता सकता हूं, लेकिन आप थोड़ा अपने आप से करोगे तो मजा आएगी, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पैच टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क इज लोकेटेड वेयर? कौन से स्टेट में लोकेटेड है? मध्य प्रदेश। वाई? बिकॉज कॉलर वाली, शी इज कंसिडर्ड एज सुपर मॉम, शी इज अ टाइग्रेस, शी वॉज अ टाइग्रेस जिसने कितने बच्चों को जन्म दिया था? 19 कॉब्स। शी रिसेंटली पास्ड अवे, ठीक है? सॉरी, 19 नहीं, 29 कप्स थे, एज उनका था 19, 19 कप्स। शी रिसेंटली पास्ड अवे, ठीक है? बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री थी, स्पाई इन द जंगल, उनमें इनको फिल्म किया गया था, ठीक है? शी इज कॉल्ड एज सुपर मॉम, ठीक है? अंडरस्टैंड गाइस? अंडरस्टूड? मोगली देखा है? मोगली, मोगली जंगल बुक वाला, किसने लिखा है? हु रोट दिस? रुडियार्ड किपलिंग। He took inspiration from Panch National Park only. ठीक है? He took inspiration from Panch National Park only. And the irony is that he himself never visited this national park. ठीक है? So अपने ख्यालों में उन्होंने पैंच नेशनल पार्क को इमेजिन किया और स्टोरी लिख डाली, ठीक है? पैंच नेशनल पार्क इज ऑल्सो नोन एज इंदिरा प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। अंडरस्टूड? सब कुछ आ गया अभी, ठीक है? ऑल गुड, लिख लो। एंड आज के जितने भी टॉपिक है वो काफी लेंदी है और डिटेल में है, सो अपना दिमाग थोड़ा खुला रखना। उससे क्या होगा, मैं जब समझा रहा हूं तो आपको एक ही बारी में पता चल जाएगा, तो आपको फिर अगर आगे पढ़ना होगा तो थोड़ा आसान रहेगा रिवीजन के लिए, ठीक है? प्रोवाइडेड कि आप अभी ध्यान दो। ओके, लेट्स गो अहेड नाउ। नेशनल स्टार्टअप डे, कैन यू टेल मी इन 2022 it was which edition of this नेशनल स्टार्टअप डे? सबसे पहले, दूसरा एडिशन, तीसरा एडिशन, पहला एडिशन? 16th जनवरी इज द राइट आंसर, 16 जनवरी, ठीक है? एंड दिस वाज द सेकंड एडिशन, ओके? व्हाई दिस डे इज सेलिब्रेटेड? बिकॉज 2014 या 15 में स्टार्टअप इंडिया वाज लॉन्च इन दिस ईयर ओनली, ठीक है? आई थिंक 2015 में स्टार्टअप इंडिया, विच इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव, वाज लॉन्च इन दिस ओनली, ठीक है? समझ गए? तो इन द सेकंड एडिशन 46 startups were awarded this award along with one incubator and accelerator. और पीयूष गोयल जी जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, उनको भी फैसिलिटेट किया गया है। ये इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर क्या होता है? इंक्यूबेटर इज अ पर्सन विच हेल्प्स अ स्टार्टअप आइडिया टू स्केल अप। स्केल अप का मतलब समझते हो? उस ऑपरेशन को, उस आइडिया को और बड़ा बनाने में मदद करना, उससे कहते हैं इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स, ठीक है? द सेकंड एडिशन had applications across 15 sectors and 49 subsectors. Also, one of the good things जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशन है, जब लैंग्वेजेस है तो प्रमोट इंडिक लैंग्वेजेस, ठीक है? इंडियन लैंग्वेजेस में प्रमोट करना, ठीक है? एनी एप्लीकेशन,
rather than just promoting it in English to complement national efforts to combat COVID-19. ठीक है? 6 new categories were included which benefit society. That आप startup उस segment में कीजिए which benefit society. ठीक है? All applicants were evaluated against 6 broad parameters. और वो कौन से हैं आपके सामने हैं. ठीक है? और इनाम कितना मिलता है? 5 पेटी. ठीक है? 5 पेटी समझते हो ना? 5 लाख. खोखा नहीं मिलता है, पेटी. ठीक है? लिख लो. नाउ कैन यू टेल मी द मिनिस्ट्री जो ये अवार्ड्स देती है और डिपार्टमेंट, उस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री. एमएसएमई नहीं है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करेक्ट आंसर. मोकी MOCI मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. ठीक है? एंड अंडर दैट डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इनोवेशन इंडस्ट्री एंड ट्रेड DPIIT. डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इनोवेशन एंड ट्रेड. आप DPIIT लिख सकते हो. ठीक है? एनी क्वेश्चन इन दिस गाइस? अच्छा, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर? इस मुझे पता चलेगा कि आप न्यूज़पेपर कितना अच्छा पढ़ते हो. कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर? मैं जानता हूं आपको नहीं पता होगा. अरे सिद्धांत, वेरी गुड यार. इवन वेरी गुड यार, वेरी गुड. डिमिट्रो कुलेबा. डिमिट्रो कुलेबा. And what is the name of the foreign minister of Russia? That is a easy name. Sergey Lavrov. Okay, Sergey Lavrov. ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको पता ही होना चाहिए. समझ रहे हो ना मेरी बात आप? वेरी गुड. ओके. कैन यू टेल मी दैट recently in a survey it was found out that India has one of the highest number of billionaires in the world. तो उस लिस्ट में हम कौन से नंबर पे आए हैं? जैसे कि नहीं, इंडिया इज द 5th हाईएस्ट नंबर, द 6th हाईएस्ट नंबर. वेरी गुड. थर्ड, वी आर थर्ड हाईएस्ट बिलियनर्स. ठीक है? After United States of America, after China, we are the third in having billionaire populations. ठीक है? It was a report by an organization known as Knight Frank. Knight, KNIGHT, Knight Frank. ठीक है? Done, everybody? चलो आगे चलते हैं. ओके, विश्की थोड़ा जल्दी लिख लो. Which city recently got its first ambulance for street animals? इंडिया की कौन सी पहली सिटी है जिसने अभी रिसेंटली स्ट्रीट एनिमल्स के लिए एम्बुलेंस शुरू की है? The answer is चेन्नई एक्सप्रेस. चेन्नई एक्सप्रेस पिक्चर देखा है ना, वो वाला चेन्नई. ठीक है? ओके, चलो भाई, अब हो गया, आगे बढ़े. इससे भी बड़े टॉपिक आज है कवर करने के लिए, इसके लिए. ठीक है? लेट्स गो. नेशनल वाटर अवार्ड्स. नेशनल वाटर अवार्ड्स का 3rd एडिशन रिसेंटली हेल्ड हुआ था. कौन सा 3rd? सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन, कौन सा स्टेट फर्स्ट आया था इन दैट अवार्ड सेरेमनी? उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु.
लिख लो, थर्ड एडिशन ऑफ नेशनल वाटर अवार्ड्स, यूपी फर्स्ट, फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अवार्ड्स. कि नेशनल वाटर अवार्ड्स है क्या? दे आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन. दिस डिपार्टमेंट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. ठीक है. यस, लास्ट ईयर कैट ने बहुत अच्छा इसके ऊपर पूछा था टॉपिक, मतलब 5-6 क्वेश्चंस पूछे थे, इजी थे. ठीक है. ये एक ही पूछा था कि इनका मिनिस्टर का नाम कौन है, वो तब भी सेम थे, आज भी सेम है. 2 मिनिस्ट्री को मर्ज किया गया था सिद्धांत. वेरी गुड. ठीक है. ये खुद एक मिनिस्ट्री थी, जो आप डिपार्टमेंट पढ़ रहे हो यहाँ पे, वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, वो खुद पहले एक अलग मिनिस्ट्री हुआ करती थी. उसको मर्ज करके बना दिया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. द जल शक्ति मिनिस्ट्री लॉन्च द फर्स्ट अवार्ड कब किया था? नेशनल वाटर अवार्ड 2018 में. ठीक है. गजेंद्र शेखावत, गजेंद्र भाई शेखावत इज द मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. ठीक है. What is the objective of this National Water Awards? To give opportunity to the civil society so that they can engage with senior policy makers on what to do and to give best suggestion to manage water resources. पता चल रहा है, सब अच्छी अच्छी बातें. आपको अगर स्टेटमेंट में कुछ भी अच्छा लिखते हैं, वो होता है ना, ऑल ऑफ द अबव, फाइंड करेक्ट, फाइंड इनकरेक्ट, तो आप अपने कॉमन सेंस लगाओगे कि ये वाटर अवार्ड्स क्यों बनाए गए होंगे. सो दैट पीपल कैन हैव अवेयरनेस नॉट टू वेस्ट वाटर, पीपल कैन गिव सजेशंस टू सेव वाटर, एम्प्लॉइंग डिफरेंट मीन्स टू सेव वाटर, टू रिड्यूस वेस्टेज. समझ रहे हो? सम क्वेश्चंस नीड लॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड. ठीक है. जरूरी नहीं है कि आपने सब कुछ पढ़ा होगा, बट ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ. ठीक है. व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव? जल समृद्ध भारत. ठीक है. जल समृद्ध भारत. डेफिनेटली टॉपिक रिपीट हो सकते हैं इफ दे आर कंटिन्यूसली इन न्यूज. फॉर एन एग्जाम्पल, इंडिया चाइना को ले लो. व्हाई नॉट different type of questions can we ask? ठीक है. So questions अगर टॉपिक करंट में, तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं. ठीक है. लिख लो भाई, फटाफट लिख लो. इसके बाद we will be revising one more topic जो मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं. I just want to know कि आपको कितना याद है. मुझे पता चलेगा आपने रिवीजन कितना किया है. रिटर्न गाइस हो गया? Okay, now tell me, we studied about one mission in which, okay, let me frame it in this way. जल जीवन मिशन जो हमने पढ़ा था, what are the objective of the जल जीवन मिशन? उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है. आई जस्ट वांट टू नो व्हाट वाज दैट. व्हाट इज दैट? वेरी गुड यार. आंसर तूने जो दिया है ना, दैट इज कॉल्ड द आंसर. ठीक है. टू प्रोवाइड फंक्शनल टैप वाटर, फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन, FHTC, functional household tap connection to every household. मैंने जब पढ़ाया था तब भी मैंने बोला था that जल जीवन मिशन is dedicated towards rural India. That rural India में every household should have a functional tap water connection by 2024. By 2024. Please write down all this. Functional
household tap connection, FHTC, by 2024 to every household in rural area. That is the mission of Jal Jeevan Mission. I think it was launched in 2019. I'm not sure. मुझे उस बारे में याद नहीं है. But you can take a look that when that mission was launched. By and large, it was in 2019. ठीक है? Understood? Everybody? Water department clear? आज के बाद वाटर डिपार्टमेंट में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. ठीक है? पता चल गया ना? And let me tell you one that वो वाला टॉपिक मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ. I think it is important that Ministry of Jal Shakti is formed when two existing ministry were merged. कौन सी मिनिस्ट्री थी पहली जो यहाँ पे लिखा है? डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन. वो खुद एक मिनिस्ट्री थी. और दूसरी मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, DWS. ये दोनों मिनिस्ट्री को मर्ज किया गया और अलग डिपार्टमेंट बना दिए गए अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. एम आई क्लियर? ठीक है. और जल जीवन मिशन की टैगलाइन थी हर नल से जल. ओके, हर नल से जल. वो बाबूराव गणपतराव आपटे स्टाइल है. 3 तरह के नल लगाए जाएंगे, एक गर्म पानी के लिए, एक ठंडे पानी के लिए, और अगर किसी को नहीं पानी चाहिए उसके लिए अलग से नल. समझ गए ना आप लोग? चलो आगे चलते हैं. एवरीबॉडी लेट्स गो. वॉर्सो पैक्ट. किसको पता है वॉर्सो पैक्ट के बारे में? कब हुआ था? 14 मई 1955. आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, 14 मई 1955. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई दिस वाज फॉर्म. देखो ये जो मैं स्टोरी कह रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वॉर्सो पैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप समझ सकते हो. बिकॉज इट हैज अ डायरेक्ट रेलेवेंस टू द करंट सिचुएशन एंड नेटो. समझ रहे हो? अब ध्यान से सुनना. In 1949, United States of America, they created NATO in 1949. What was the objective of NATO? To prevent and to safeguard Western Europe and Western allies from possible communist or Russian threat. After World War II, after Hitler, by the West, it was seen that Russia is a new threat. लड़ने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना. प्यार करने के लिए चाहिए, लड़ने के लिए चाहिए. ठीक है? तो लड़ने के लिए कौन नया आदमी मिला बाद में? रशिया. ठीक है? सो 1949 में नेटो फॉर्म हुआ. तब रशिया ने बोला चलो कोई बात नहीं, देख लेते. बट देन an agreement was signed, which is known as Paris Agreement. That was signed by United States and Western allies, and they included West Germany in NATO. तो रशिया को लगा कि यार ये तो आपने गलत कर दिया. वेस्ट जर्मनी was under the control of USA and Western allies. I hope आप जानते हो. पता है ना? Germany was divided after World War II. West Germany was under the control of West, and the East Germany was under the control of Russia. So because of this, on 14th May 1955, Warsaw Pact was formed. Warsaw Pact क्यों बनाया गया? To give Eastern countries, Eastern European countries, protection against the expansion of West. समझ रहे हो? बेसिकली अमेरिका ने अपना ग्रुप बना लिया विद द वेस्टर्न कंट्रीज एंड रशिया मेड इट्स ओन ग्रुप टू प्रोवाइड डिफेंस, मिलिट्री कोऑपरेशन
इन द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। समझ गए आप लोग? ठीक है। नाउ वन मोर बॉडी जिसके बारे में हमें पढ़ना है, नेटो रशिया काउंसिल, NRC. Now this body was formed so that trust building activities, ध्यान से सुनना, trust building activities between West and Russia can occur. Basically, it is a platform for dialogue. बातचीत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। ठीक है, कब बनाया गया? इन 2002 अंडर रोम डेक्लरेशन। ठीक है, समझ गए? अभी भी राइट नाउ नेगोशिएशंस आर गोइंग अंडर दिस प्लेटफॉर्म्स इन बेल्जियम, ब्रुसेल्स में। NATO Russia Council NRC was formed by Rome Declaration in 2002 so that it can facilitate as a platform जहां पे रशिया और वेस्टर्न नेटो कंट्रीज बातचीत कर सके, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ टेंशन है, उसे डी एस्केलेट कर सके। पता चला? एवरीबडी, आर यू ऑन दिस विद मी? समझ रहे हो? अभी भी यहाँ पे बातें चल रही है, बट सिविल लाइंस पे बात चलती है। व्हाई? बिकॉज मिलिट्री कोऑपरेशन इन एनआरसी, military cooperation in NRC was suspended in 2014. क्यों हुआ होगा 2014 में मिलिट्री कोऑपरेशन सस्पेंड क्यों कर दिया गया है? What could be the reason? The annexation of Crimea. But civil cooperation is still done in NRC. Exactly. So मिलिट्री कोऑपरेशन जो था वो सस्पेंड कर दिया गया है सिंस 2014 between NATO and Russia, but the civil cooperation right now also it is happening in Brussels, that is the headquarter of NATO. इतना पता चल गया? Okay. Now last thing in this topic, that NATO Russia Council NRC, that is a मतलब क्या कहूं, उसके पहले भी एक बॉडी था विच वॉज वर्किंग, जिसको सुपरसीड करके ये बॉडी बनाई गई है। उस बॉडी का नाम क्या था? लेट मी रीड फॉर यू, जॉइंट परमानेंट कमीशन। ऐसा, जॉइंट परमानेंट कमीशन। ओके, दैट वॉज फॉर्म इन 1997 और 5 साल बाद उसको सुपरसीड कर दिया गया बाय NATO Russia Council. Yes, Russia made Warsaw Pact. Russia made a Warsaw Pact. Yes, definitely. Okay, any doubt in this? JPC, Joint Permanent Commission. Joint Permanent Commission in 1997 was formed by an agreement between NATO and Russia, which is called NATO-Russia Founding Act. Any question in this, guys? Very important, seeing the current situation. ठीक है, लिख लो। इस टॉपिक के बारे में हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिले हमें डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एक इसके ऊपर टॉपिक पक्का समझ लो अपनी आपकी एग्जाम। ठीक है, गारंटी।
ओके गाइस, हो गया, चले आगे एवरीबॉडी। ओके, चलो आगे चलते हैं। सीएसटीओ के बारे में आज डिटेल में पढ़ाऊंगा, और हम पहले भी पढ़ चुके हैं सिद्धांत। सेंट्रल की ऑर्गेनाइजेशन भूल गए आप कि याद है? वी टॉक इन रेफरेंस विद कजाकिस्तान, मैं पढ़ा चुका हूं वो, ठीक है। लेकिन आज मैं वो उसका भी पीपीटी बना के लाया हूं इन डिटेल, ठीक है, इन डेप्थ। तो वो भी पढ़ेंगे आज, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। करते हैं, स्वयं उसका भी करते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसके ऊपर थोड़ा बिल्डअप करना भी नेसेसरी है इसके लिए, ठीक है। ये देखो आ गया। ये देखो आ गया, देखो CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ गाइस, एवरीथिंग इन दिस इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। पहले बात समझ लो व्हाई दिस टॉपिक इज कॉम्प्लिकेटेड। एक्चुअली कुछ कंट्रीज मिलके ग्रुप बनाती है, फिर बाद में नए मेंबर्स और ऐड होते हैं, फिर कुछ मेंबर्स निकल जाते हैं। तो वी हैव टू नो ऑल दोस थिंग्स। पता चल रहा है आपको कि किसने कब ज्वाइन किया, कब उसमें से निकल गया, और आज कितने मेंबर्स हैं। तो आराम से पढ़ते हैं, उतना थोड़ा ट्रिकी है लेकिन पता चल सकता है आपने। देखो CSTO वो है क्या? CSTO की कहानी समझ लो पहले, ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म्स में। आफ्टर द dissolution of USSR, which we talked in depth in previous lecture, it was Russia who guaranteed some kind of protection to its former allies, जो उसके मेंबर्स थे, जो they were closely associated with Russia। तो उनको सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए रशिया ने बनाया CSTO। क्या है? इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिटरी अलायंस that was signed on 15th May 1992, basically after the dissolution of USSR। पता चल गया इतना? Now in 1992 कितने मेंबर्स हैं? 6 post Soviet states belonging to the Commonwealth of Independent States। Now guys ध्यान से समझ लेना, इसके ऊपर पीपीटी मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा, आज नहीं बनाइए। Commonwealth of Independent States, CIS। Basically, CIS are those states which were part of USSR। समझ रहे हो? CIS, Commonwealth of Independent States। इसमें कुछ कंट्रीज का ग्रुप है who were formerly a part of USSR, ठीक है। तो कितने 6 मेंबर्स थे? रशिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये 6 मेंबर ने मिलके इनिशियली जो ट्रीटी साइन की थी उसे कहते हैं CST, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी। कितने मेंबर थे तब स्टार्टिंग में? 6। कौन से मेंबर्स थे? ये रहे जो मैंने अभी नाम पढ़े। एंड व्हेन इनिशियली in 1992 when the treaty was signed, it is called as CST, also known as Tashkent Pact और Tashkent Treaty। पता चल गया? इतना फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। नाउ द सेकंड पार्ट, आफ्टर इट कुछ और सोवियत स्टेट्स ने इससे ज्वाइन किया, नेमिंग अजरबैजान, कैपिटल बाकू, बेलारूस, बेलारूस का कैपिटल इज मिन्स्क, जॉर्जिया का कैपिटल क्या है? एनीवन? जॉर्जिया का कैपिटल क्या है? तिबिलिसी। वेरी गुड सिद्धांत, ठीक है। जॉर्जिया कैपिटल इज तिबिलिसी। ये 3 कंट्री ने कब साइन किया? 1994, ठीक है। 5 years लेटर 6 of the 9, टोटल कितने हो गए? 6 + 3 9। 5 years later 6 of 9, all of them but अजरबैजान, जॉर्जिया एंड उज्बेकिस्तान, ये 3 बाहर निकल गए। 9 में से 3 कौन बाहर निकला? अजरबैजान, Georgia and Uzbekistan। They agreed to renew the treaty for 5 more years. And the final in 2002, those 6 agreed to create CSTO as a military alliance। पता चला जो 9 थे उसमें से 3 निकल गए,
अजरबैजान, जॉर्जिया एंड उज्बेकिस्तान। नाउ जॉर्जिया और अजरबैजान तो 1994 में ज्वाइन किया। दे वर नॉट द ओरिजिनल मेंबर्स इन 2002। ओरिजिनल मेंबर्स में से ओरिजिनल मेंबर्स इन 1992। ओरिजिनल मेंबर में से कौन निकल गया? पता चल रहा है आपको ओरिजिनल मेंबर में से कौन निकल गया? उज्बेकिस्तान। यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको या सो गए आप लोग? उज्बेकिस्तान गाइस, उज्बेकिस्तान वाज द ओरिजिनल मेंबर इन 1992, जो अभी मेंबर नहीं है। ठीक है, सो हु इज द करंट मेंबर राइट नाउ? अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, द रशियन फेडरेशन एंड ताजिकिस्तान। एम आई क्लियर गाइस? दिस इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ठीक है, हेडक्वार्टर इज इन मॉस्को। ठीक है, और आपको पता है ये मैंने क्यों पहले पढ़ाया था? देयर वाज अ रीजन। हाँ, अभी लिख ले क्या बाकी है? देयर वाज अ रीजन बिकॉज कजाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है, he asked Russia to send his troops। रशिया को उन्होंने बोला था कि आप अपना ट्रूप्स भेजिए, क्योंकि उनके वहां पे सिटीजन्स लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे। Who was the president then? His name is कासिम टोकेमो। ठीक है, एंड हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान राइट नाउ? हिज नेम इज अली खान स्मैलिबोव। ठीक है, कजाकिस्तान में बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे विथ अगेंस्ट द प्रेसिडेंट कासिम टोकेमो। सो बेसिकली उसने क्या किया? ही रिजाइंड एंड ही सेड रशिया टू सेंड द ट्रूप्स टू सप्रेस द डिसेंट, एंड he made sure that उसका puppet, his successor, his name is Ali Khan Smalibov, he is the prime minister of Kazakhstan। ठीक है, am I clear everybody? अब लिख लो, लिख लो। मैंने आज कहा है कि आज का टॉपिक थोड़े से भारी रहेंगे, लेकिन सबके सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है और मजा आएगा। ठीक है, मजा भी आएगा अच्छे टॉपिक से। ये भाई साहब प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, यस ख्याति। 2002 में अजरबैजान, जॉर्जिया एंड उज्बेकिस्तान निकल गए। ठीक है, इसके बाद वाला टॉपिक मस्त, थोड़ा मजा आएगा आपको। क्योंकि उस वो चीज को मैंने थोड़े अभी ध्यान से देखा भी है। मैं देख लेता हूँ क्या ये सब मेल नहीं आया, देख लेता हूँ। एवरीबॉडी हो गया? चले आगे। सबने लिख लिया ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ इट?
अभी 2 महीने 3 महीने जितना भी है दम लगा के काम कर लो, ठीक है? फिर चेंज करना कॉलेज में जाके। शेलराज जल्दी। नाउ टेल मी, शुड आई टीच यू अबाउट ऑपरेशन गंगा? समझ रहे हो मेरी बात? ऑपरेशन गंगा आपको पता होना चाहिए। दैट इज माई थिंग। अरे ऐसा नहीं कह रहा मैं। ऑपरेशन गंगा में जैसे तो कुछ है ही नहीं। इट है क्या बेसिकली? टू ब्रिंग बैक द इंडियन सिटीजन फ्रॉम यूक्रेन। समझ भी लिया आपने? वो आप लोग फिर गवर्नमेंट का प्रमोशन पे मत जाना, स्मृति ईरानी ने क्या बोला, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोज दिया, वो सब नहीं पूछेंगे, ठीक है? लेकिन यू शुड नो दैट ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड है, समझ रहे हो? उसमें ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, वो मैं बताना चाहता हूँ। समझ रहे हो? दैट दे कैन नॉट आस्क अ डिटेल्ड इश्यू ऑन ऑपरेशन गंगा। इट कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चन। ये मेरा कहने का मतलब है, समझ रहे हो? चलो हो गया, आगे चले अभी। एवरीबॉडी चलो, ओके। चलो अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगी, बहुत अच्छा टॉपिक है। चीता देखा है किसी ने इंडिया में? चीता, चीता देखा है? नहीं देखा, वेरी गुड। अबे नहीं देखा होगा, इंडिया में बोल रहा हूँ। मेरे को ऐसा मत बोलना कि सर मैं मसाई मारा जाके देख के आया था, ठीक है? हाँ। नहीं, द आंसर इज नो। ठीक है, द आंसर इज नो। वाई? बिकॉज हमारे राजा रजवाड़े थोड़े ज्यादा फ्री होते थे, तो चीता का शिकार करने का उनको बड़ा शौक था। तो सारे के सारे चीते मार दिए गए इंडिया में, ठीक है? लास्ट वन देखा गया था इंडिया में इन 1947 और 1949 में, छत्तीसगढ़ के पास। और वहां के महाराजा ने उसको टपका डाला, ठीक है? फिर ऐसा पांव डाल के फोटो खिंचवाते ये लोग, अच्छा लगता है, ठीक है? सो बेसिकली ध्यान से सुनना अभी। दो तरह के चीता वर्ल्ड में मिलते हैं। एक होता है अफ्रीकन चीता, जो अफ्रीका में आपको बहुत देखने को मिलेंगे, देखे होंगे जो गया होगा। और दूसरा है एशियन चीता। एशियन चीता। अभी ध्यान से सुनना, मैं एक एक वर्ड बहुत ध्यान से कह रहा हूं, लिखना मत, आप लोग सिर्फ मेरी बात सुनो। एशियन चीता इज एक्सटिंक्ट इन इंडिया। IUCN करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN, आप अपनी बुक में सिर्फ IUCN ही लिखना। वो लोग क्या कहते हैं, दैट इंडिया में इट हैज एशियाटिक चीता वो एक्सटिंक्ट हो गया है। लेकिन वर्ल्ड में एशियाटिक चीता मिलते हैं? द आंसर इज यस। भाई स्वयं मैंने कहा ना, तू मेरी बात सुन, मैं कह रहा हूं ना, ईरान, इन द रीजन अराउंड ईरान एंड ऑल्सो ऑन द पाकिस्तान बॉर्डर, वहां पे मिलते हैं एशियाटिक चीता, लेकिन वो भी बहुत कम है, बहुत कम। सो राइट नाउ इन दैट रीजन इट इज कंसिडर्ड एज CE, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्या कहते हैं उन्हें? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। But government always thought that these animals are part of India's cultural heritage. So we should bring this cheetah. तो पहले हम ईरान के पास गए, तो ईरान ने बोला कि ठीक है, वी विल गिव यू एशियाटिक चीता, और आप उनका यहाँ पे ब्रीडिंग करवाओ, पॉपुलेशन बढ़ाओ, कोई बात नहीं। बट वी वांट समथिंग विच इज मोस्ट प्राइज्ड इन इंडिया, दैट इज एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन वर्ल्ड में सिर्फ एक ही जगह पे मिलते हैं, गिर में। पता होगा आप सबको, पता है ना? सिर्फ और सिर्फ गिर में मिलते हैं एशियाटिक लायन। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि ये हमको नहीं परवड़ेगा, अपने कैंसिल कर देते प्रोग्राम। तो ईरान ने बोला चलो कोई बात नहीं, कहा सुना माफ करना। लेकिन इंडिया ने सोचा कि चलो एशियाटिक चीता नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम अफ्रीकन चीता तो ला सकते हैं। सो हमने हमारे दोस्तों के साथ बात की अफ्रीका में, नामीबिया है, बोस्टवाना है, साउथ अफ्रीका से, दैट आप हमें चीता दे दो। तो वो लोग तो हमारे अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने बोला ठीक है आप ले जाओ अफ्रीकन चीता। सो इंडिया में क्या आएगा अभी?
What is Indian government going to bring in India? African cheetah, not Asiatic cheetah. Please remember. और उसको हम कहां पे लाएंगे? इन मध्य प्रदेश, इन अ प्लेस कॉल्ड कूनो पालपुर, कूनो पालपुर नेशनल पार्क, कूनो पालपुर नेशनल पार्क. ठीक है. नाउ प्लीज कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ अफ्रीकन चीता? जैसे हमारे में इंडिया का क्या है? ठीक है. IUCN स्टेटस क्या है अफ्रीकन चीता का? वो आपका होमवर्क है. और ट्रस्ट में ये मैं अभी आपको थोड़ा सा करवा रहा हूं. इसका कंटिन्यूएशन पार्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में रखने वाला हूं. ठीक है. तो अभी इतना देखो. MP sports line. Now please remember guys that this project was stuck in Supreme Court. कुछ वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट ने ऐसा कहा कि ये this will not work out. So the case was in Supreme Court, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी हाँ बोल दिया कि ठीक है कोई बात नहीं लेके आओ. Now please write down the most important organization जिसकी अंडर ये सब इम्प्लीमेंट होने वाला है. उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. प्लीज राइट डाउन. और इस स्लाइड में यहाँ पे लिखा है सो NTCA प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस अफ्रीकन चीता इन इंडिया. कौन सी जगह चूज की गई है? कुनो पालपुर, नौरादेही अगेन इन MP, एंड राजस्थान में से भी कुछ साइट देखी गई है. ठीक है. सर्वे किसने शुरू किया? WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. ठीक है. लिख लो जितना भी मैंने बोला. एनी क्वेश्चंस इन दिस गाइस? ये टॉपिक में और डिटेल में करवाने वाला हूं. सो बी रेडी फॉर इट. आज थोड़ा ही करवाया है because government has launched a very big plan. We are going to bring close to 50. समझ रहे हो? 50 लाने वाले हैं. इसके लिए इसको डिटेल में पढ़ना जरूरी है. आज थोड़ा बेसिक कर लो, फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA. ठीक है. और अफ्रीकन चीता का IUCN स्टेटस क्या है? वल्नरेबल. पहले वल्नरेबल आता है, फिर एंडेंजर्ड आता है, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड आता है. एशियाटिक चीता कौन सी कैटेगरी में है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड. समझ रहे हो? एम आई क्लियर? ओके गाइस. कूनो क्यों सिलेक्ट किया गया? बिकॉज ऑलरेडी वहां पे चीता मिलते थे. It has the ideal vegetation for cheetah to ambush and hunt. वहां पे गुड प्रे बेस है, मतलब चीता भूखा नहीं मरेगा, उसको खाने पीने के लिए भी मिलेगा. ठीक है. और सिर्फ एक ही विलेज है जिसको रिलोकेट करने की जरूरत है. नाउ आई टेल यू इंटरेस्टिंग स्टोरी गाइस. अभी ऑन एयर इसके लिए बताते हैं. आई वंस स्टेड इन अ हेरिटेज प्रॉपर्टी. नाउ दैट वहां के महाराजा जो है उनका घर था, वहां पे मैं रुका था. इन दैट हाउस I have personally saw more than 50 cheetah, मतलब लाइव नहीं, उनकी स्किन्स. Now that महाराजा, whose grandfather, उसका रिकॉर्ड है, उसने इंडिया में 100 चीते मारे. How many? 100. और 50 को तो मैंने लाइव देखा है मेरी आंखों से. नॉट किडिंग. हर जगह सिर्फ चीता की स्किन ही स्किन. जोरदार जगह थी. बट वेरी नाइस प्रॉपर्टी. नेक्स्ट टाइम बताऊंगा. मैंने बोला ना यार कि कुछ चीजें ऑनलाइन नहीं बता सकता यार. ठीक है यार, समझो आप. बहुत अच्छी जगह है. माय फेवरेट प्लेस टू गो एक्चुअली. ठीक है. लेकिन दिस इज समथिंग जो था, जो देखा मैंने. चलो ये हो गया एवरीबॉडी. आज टाइगर के बारे में भी पढ़ना है. सो इसके बाद टाइगर भी आएगा. टाइगर जिंदा है. ठीक है. शूटिंग चल रहा है ना अभी टाइगर 3 का रशिया में. पता होना चाहिए यार सब कुछ. पठान का शूटिंग स्पेन में. चलो आगे चलते.
नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, पता है ना आपको क्या है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी? बेसिकली दिस ट्रीटी वाज साइंड टू मेक श्योर दैट द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी वो गलत तरीके से यूज ना की जाए, न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोलिफरेशन मतलब बढ़ावा ना दिया जाए, ठीक है? It recognizes this NPT officially recognizes 5 nuclear weapon state officially. क्या नाम है? US, Russia, UK, France and China. Can you find the similarities in 5 names somewhere else? Please guys, ऐसे क्वेश्चंस भी अगर मैं पेपर बनाऊं तो मैं पूछूंगा कि ये 5 जन को देख के आपको कुछ याद आता है? ये 5 लोग और कहीं पे बैठते हैं आराम से? वेरी गुड, परमानेंट मेंबर्स एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल गाइस। ये लोग ही है जो लफड़ा करते हैं, समझ रहे हो ना आप लोग? ये बड़े बड़े लोग ही लफड़ा करते हैं अपने जैसे। अपने तो क्या है, अभी बड़ा पाव दाबेली खाओ, आराम से सो जाओ, ठीक है? ये लोग है वो भी खाने नहीं देते अपने को। ठीक है, ठीक है। नाउ रिमेंबर व्हेन दिस ट्रीटी वाज साइन इन 1970, कब साइन की गई थी गाइस? प्लीज रिमेंबर, दिस ट्रीटी वाज एनफोर्स्ड इन 1970 and it was open for members to signature in 1968. 1968 में this treaty was kept open for members to sign, but इंडिया ने साइन नहीं किया। पहला रीजन, हम वापस नहीं जाएंगे, ठीक है? तो इंडिया ने क्यों साइन नहीं किया? बिकॉज इंडिया सेज दैट दिस ट्रीटी इज अ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी। ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। That means you just want to keep the monopoly of nuclear power and nuclear weapons with this 5 states. So we will not join this treaty. और इंडिया के साथ ऐसे 2-3-4 और नेशंस थे, उनका नाम है इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया एंड इवन साउथ सुडान। ये 4-5 कंट्रियों ने ट्रीटी साइन नहीं की है, समझ रहे हो? कैन यू अंडरस्टैंड? सो बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज ने इस ट्रीटी को साइन किया है, बट दिस ट्रीटी इज नॉट साइन बाय इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सुडान। यस, इट इज साइन इन 1970, ठीक है, एनफोर्स्ड इन 1970। 1968 में दिस ट्रीटी वाज केप्ट ओपन फॉर साइनिंग टू द मेंबर्स। बाकी सारे मेंबर्स को बोला कि आप आपके आके साइन कर लो इन 1968। And in 1970, this treaty was enforced. Enforced मतलब actually लागू की गई, समझ रहे हो? Am I clear in this, guys? लिख लो। ये आधा है स्टोरी, अभी आगे कंटिन्यू है। इतना तो आप सबको पता होगा, वो मैं जानता हूं। पता था कि नहीं ये सब आपको? है ना? Exactly. लेकिन ये मुझे थोड़ा बेस तैयार करवाना पड़ता है आगे की इंफॉर्मेशन के लिए। ओके, सो इन 1970 इट वाज डिसाइडेड दैट एवरी 5 साल बाद, एवरी 5 years वी विल डू रिव्यू ऑफ एनपीटी। समझ रहे हो? 1970 में क्या डिस्कस किया गया कि आज से हर 5 साल बाद हम रिव्यू करेंगे इस एनपीटी का, ठीक है? एनपीटी का। तो 1995 में एक रिव्यू किया गया। कब किया गया? 1995 में। उस रिव्यू से और उसके बाद दिस ट्रीटी वाज एक्सटेंडेड फॉर इनडेफिनाइट टाइम। समझ रहे हो? 1950, 75 में हुआ, 80 में हुआ, 85 में हुआ, 90 में हुआ, 95 में हुआ। 95 में दिस ट्रीटी वाज एक्सटेंडेड फॉर इनडेफिनाइट टाइम पीरियड। Understood what is the importance of 1995? When did Operation Smiling Buddha was conducted in India? कौन से साल में? 1972 गलत, 84 गलत, 1974 is the right answer. देखो गाइस, आप लोग, मुझे भी यूएसए बहुत पसंद है, बट यूएसए इज अ, मतलब क्या बोलूं, चलो पर्सनली बताऊंगा। हाँ, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, यूएसए को खुजली हो जाती है
कोई भी न्यूक्लियर वेपन या ऐसा कुछ पावरफुल कोई कंट्री बने दैट इज नॉट इन यूनाइटेड स्टेट्स इंटरेस्ट। सो जैसे इंडिया ने 1974 में न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो यूएसए ने और उसके जो भी चेले चपेले हैं उन्होंने मिलके एक ग्रुप बनाया। कैन यू नेम टेल मी द फेमस ग्रुप जिसका मेंबर आज भी इंडिया बनने की कोशिश कर रहा है, बट चाइना ना बोल देता है दैट वी विल नॉट अलाउ इंडिया टू बिकम अ मेंबर? द आंसर इज एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये तो मैंने बेस बनाया था आपका। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट दैट न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप बनाया क्यों गया था? टू स्टॉप कंट्री लाइक इंडिया। बेसिकली इंडिया ने ब्लास्ट किया, उसके कुछ ही मंथ में वेस्ट ने मिलकर ये ग्रुप बना दिया, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, ताकि इंडिया के पास कैपेबिलिटी ही ना आ पाए दैट दे कैन डेवलप अ न्यूक्लियर बॉम्ब। समझ रहे हो? तो आज की मेंबर में कितने, आज की डेट में कितने मेंबर्स है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के? 48 नेशंस। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप? टू कंट्रोल न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सपोर्ट्स। नाउ इन 2008 इंडिया और अमेरिका की दोस्ती हो गई, झगड़ा चल रहा था उसके बाद। तो यूएसए ने क्या बोला दैट इंडिया को हम वेवर देते हैं। इंडिया को क्या देते हैं? वेवर देते हैं एनएसजी मेंबरशिप से। सो बेसिकली विद दैट वेवर वी कुड गेट न्यूक्लियर फ्यूल फ्रॉम अदर कंट्रीज। समझ रहे हो 2008 में क्या हुआ? वी साइन अ सिविल न्यूक्लियर डील विद यूएसए। सिविल न्यूक्लियर डील विद यूएसए। ठीक है, लिख लो। एंड अदर ग्रुप, दिस एमटीसीआर ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतना लिख लेना, व्हाट इज एनएसजी और उसके नीचे जो है वो लिख लेना, और व्हाट इज एमटीसीआर उसके नीचे जो है वो लिख लेना। ठीक है, आई होप आपको ये ग्रुप के बारे में पता होगा। ठीक है, किसको पता था इसके बारे में अभी, एनएसजी और एमटीसीआर के बारे में? ठीक है, और ये न्यूक्लियर इसके लिए पढ़ा रहा हूं बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग क्राइसिस एंड इट अफेक्ट्स ऑन इंडिया। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़े होंगे आर्टिकल्स दैट पीपल आर सेइंग दैट वी शुड गिव रशिया अ प्रायोरिटी बिकॉज रशिया इज अवर फ्रेंड सिंस एजेस। रशिया has always supported us in our quest for nuclear power or military power. On the other hand, Ukraine has always opposed India when India has detonated bombs, nuclear bombs or whatever. वो कश्मीर में भी दूसरी टीम का साइड लेते हैं ये यूक्रेन वाले। ठीक है, और अभी अपने को बोलते हैं कि आके मदद करो। ये क्या बात हो गई यार? ठीक है लिख लो। थक गए कि मजा आ रहा है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, एमटीसीआर का फुल फॉर्म है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। नाम से ही पता चल जाता है क्या करना है हमें, मिसाइल को कंट्रोल करना है, मिसाइल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना है। ठीक है, और गाइस अगर आपको पता होगा तो मैंने एमटीसीआर भी पढ़ाया था व्हेन आई टॉक्ड अबाउट ब्रह्मोस मिसाइल, दैट हम ब्रह्मोस की रेंज क्यों नहीं बढ़ाते थे पहले, बिकॉज इंडिया इस ग्रुप का मेंबर नहीं था। इफ यू गाइस रिमेंबर, एमटीसीआर मैंने ब्रह्मोस के वक्त भी पढ़ाया था। ये सारे न्यूज इन अ वे इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, हाँ इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़े ज्यादा लेंदी है, इसके लिए मेरे को लग रहा था कि आप लोग तो ऐसे कंटाल जाओ कि ये सब क्या है मतलब। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा करना पड़ेगा यार। ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट के जितने भी पॉसिबल टॉपिक्स और इंफॉर्मेशन हो मैं कवर करवा दूं, तो आपका पेपर में जब आपको देखो तो आपको बेनिफिट मिले। ठीक है, दैट इज माई ऑब्जेक्टिव। ओके गाइस, शुड आई गो एड? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना थैंक यू क्लास। ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? रमन्ना साहब, वन ऑफ माय फेवरेट जस्टिस एट सुप्रीम कोर्ट, चंद्रचूड़ साहब।
ये दोनों और एक और आई थिंक मिस्टर बोपन्ना, they all three, they somehow recused themselves when they were hearing a dispute related to Godavari and Krishna water dispute. ये पता है आपको रेक्यूज करना क्या होता है? अपने आप को उस एडजुडिकेशन प्रोसेस से बाहर निकाल देना, लाइक इसके ऊपर मैं प्रिसाइड नहीं करूंगा। सपोज मैं जज हूं, सपोज कर लो मैं जज हूं और मेरे सामने कोई ऐसा केस आए जिसमें मेरा फैमिली मेंबर इन्वॉल्व है, तो मैं क्या करूंगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने के लिए मैं उसके ऊपर जजमेंट नहीं दूंगा, मैं उसको एडजुडिकेट ही नहीं करूंगा। समझ रहे हो? क्या पहले स्टोरी समझ ली? तो भाई ये ऐसे बड़े बड़े लोगों ने किस बात से अपने आप को दूर कर लिया है, तो चलो उसकी स्टोरी समझते हैं। देखो, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, नाम से क्या पता चलता है? इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। अगर एक नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर, 2-3 स्टेट से गुजरती है, तो आप समझ सकते हो झगड़ा तो होने वाला है। होता है कि नहीं होता है? मेरा झगड़ा अब भी हुआ मेरी बहन के साथ, लेकिन वो चॉकलेट के बारे में था, तो ये तो रिवर के बारे में है, तो कितना बड़ा झगड़ा होता होगा, आप समझ रहे हो? ठीक है। सो सीइंग दिस, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बड़े 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 लोग थे, उन्होंने डिसाइड ऑलरेडी सोचा था, स्पेशली आम्बेडकर जी सेड कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट वी नीड टू हैव अ स्पेशल मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। आप देखो, वाटर के ऊपर एक स्पेशल आर्टिकल डाला हुआ है, आर्टिकल 262। इट टॉक्स अबाउट द एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो ध्यान से सुनना, वापस बोलने के लिए मत। 262 में क्या लिखा है? तो 262 में ये कहता है आर्टिकल दैट इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट विथ रिलेटेड टू अ रिवर बिटवीन टू स्टेट्स, तो पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ दैट हाउ दैट डिस्प्यूट शुड बी सेटल्ड। पता चला कौन डिसाइड कर सकता है कि वो डिस्प्यूट कैसे सॉल्व किया जाएगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन मेक अ सॉल्यूशन whatever they want to solve that issue। ठीक है। तो फिर जैसे इंडिपेंडेंस के बाद झगड़े होना शुरू हुआ ऑन इंटरस्टेट वाटर्स, तब पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, और उस लॉ में क्या लिखा? पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट ने लॉ एनेक्ट किए। एक रिवर बोर्ड एक्ट 1956, आप समझ लो तुरंत ही, 1956 रिवर बोर्ड एक्ट 1956। ये बोर्ड क्या करेगा? इंटरस्टेट रिवर जो है उसको मैनेज करने का काम, रिवर वैली को मैनेज करने का काम कौन करेगा? ये बोर्ड करेगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, ये क्या कहा? दो स्टेट्स जब झगड़ रहे हैं, दो स्टेट्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फॉर्म अ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब तो समझते हो ना आप लोग? आई होप आपको ट्रिब्यूनल का मतलब समझते हो। दो पार्टी झगड़ती है और बीच में जज बैठा होता है काम करवाने के लिए। एंड देखो, मैं ये सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं आपको आसान बनाने के लिए। ऐसा मत समझना कि सर को कुछ नहीं आता, ठीक है? मेरे को आता है, लेकिन मुझे ऐसे समझाना होता है कि आपको समझ आ जाए और आपको मार्क्स मिल जाए। आप 1-2 साल में मुझसे ज्यादा जानने लगोगे, ठीक है? हाँ, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ट्राइब्यूनल्स कौन बनाएगा दो स्टेट के लिए फॉर अ रिवर? सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड अंडर आर्टिकल 262 इटसेल्फ, वहां पे लिखा है, अंडर 262 ही लिखा है कि पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा, इवन सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरफियर इन दिस मैटर। समझ रहे हो इंपॉर्टेंस इस आर्टिकल का? सुप्रीम कोर्ट को भी ना बोला है कि आप लोग इस मैटर में इंटरवीन नहीं कर सकते हो। पार्लियामेंट कैन डिसाइड हाउ दिस मैटर शुड बी सॉर्टेड आउट। समझ गए? एंड पार्लियामेंट ने फिर 1956 में क्या बनाया? रिवर बोर्ड एक्ट बनाया एंड इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट बनाया विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 262। ये दो एक्ट का पावर पार्लियामेंट को कहां से मिला? द आंसर इज आर्टिकल 262। समझ गए एवरीबॉडी? एनी डाउट इन दिस? देखो, फिर आप लोग है ना स्मार्ट नहीं। अभी जस्ट मैंने बोला
कि सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकता, तो ये मैटर तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, तो ये कैसे हो गया? आप लोगों ने मेरे को बोला नहीं यार, ऐसा पूछा नहीं आपने मुझे। सही बात कर रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है 262 में कि इवन सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरवीन। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट में भी क्या लिखा है? आप लास्ट लाइन पढ़ो, नाइदर द सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट हैव जुरिस्डिक्शन। तो फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे डिसाइड कर सकता है? सो देयर इज दिस वन ब्रह्मास्त्र which Supreme Court has, that is Article 136। क्या करता है वो आर्टिकल 136? क्या करता है आर्टिकल 136? क्या करता है? स्पेशल लीव पिटीशन। मैं मर्जी चाहूं केस को उठा लूंगा, ठीक है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा मैं मर्जी चाहूंगा केस उठा लूंगा, ठीक है? 136 स्पेशल लीव पिटीशन, अगर हमारी जरूरत होगी तो हम वो भी कर लेंगे, ठीक है? So it is because of the special leave petition and the extraordinary power Supreme Court has in Article 142 also, right to do complete justice। पता है आर्टिकल 142 में पढ़ा चुका हूँ, स्पेशल लीव पिटीशन मैंने नहीं पढ़ा, आर्टिकल 142 में पढ़ा चुका, ठीक है? सो अंडर दोस पावर्स सुप्रीम कोर्ट इज डूइंग दिस थिंग्स। पता चला? यस, यू हैव टू राइट दिस शॉर्ट में, लेकिन ना मेहरबानी करके यार। देखो यार, आप लोग है ना थोड़े स्मार्ट बनो, अपना फोन वैसे आप अपने दिल के पास रखते हो करीब से, तो स्क्रीनशॉट लिया करो। मैं खुद मेरी पढ़ाई करता हूँ, मेरे सर पढ़ाते हैं मुझे, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ठीक है? ये मेरे को सिखाने का आपको यार, क्या करते हो आप भी? लिखो तो बहुत अच्छा है गाइस, माय पर्सनल प्रेफरेंस। आपके जो भी सीनियर्स थे वो लोग लिखते थे, ठीक है? लिखना ही पड़ता था, लेकिन ये तो भी ऑनलाइन ऐसा है इसके लिए, ठीक है? दिस इज इंटरेस्टिंग, आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला, ठीक है? लेकिन थोड़ा 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 ज्यादा लगता है, लेकिन अगर एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो कुछ इतना हार्ड है नहीं। एंड रिमेंबर वन थिंग, एक बात बता देता हूँ, ये रिवर बोर्ड एक्ट है ना, ये रिवर बोर्ड एक्ट आज तक एक भी गवर्नमेंट ने एक भी बोर्ड नहीं बनाया एक भी रिवर के लिए ये लॉ को यूज करके। मंदिर स्टैच्यू सब बनता है हमारे इंडिया में, ठीक है? लेकिन काम की बातें नहीं बनती है इंडिया में, समझ रहे हो? सबका स्टैच्यू बनता है, लेकिन रिवर बोर्ड एक्ट इतना अच्छा प्रोविजन है, उसको आज तक गवर्नमेंट ने यूटिलाइज नहीं किया, आज तक नहीं किया, ठीक है? नाइनटीन 56 में क्या हुआ था गाइस कि ये लॉ लाने की जरूरत पड़ी? अगर आप थोड़ा लॉजिकली भी सोचते हो ना तो बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं। 1956 में क्या हुआ था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, एसआरसी, 1956, उसके प्रोविजंस एनेक्ट किए गए थे, समझ रहे हो? 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, एसआरसी, याद है? इंडिया में बहुत सारे नए स्टेट्स बन के आए थे, और नए स्टेट्स बनेंगे तो नए झगड़े होंगे कि नहीं होंगे? सो मोरल ऑफ द स्टोरी, हमारे पॉलिटिशियंस जो पहले थे वो काफी 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 अच्छे थे, रेदर देन द करंट ब्रीड्स, समझ रहे हो? वो लोग पार्लियामेंट में जाके सच में काम करते थे, वड़ा पाव नहीं खाते, चाय वाय नहीं पीते, ठीक है? चलो हो गया एवरीबडी, एवरीबडी आगे चलू, इसका थोड़ा और पार्ट लिखना है। ये मैंने बैकग्राउंड पढ़ाया फॉर मेन टॉपिक। रिसेंटली कृष्णा और कावेरी, कृष्णा कावेरी कहां पे, कावेरी नहीं, सॉरी सॉरी माय बैड, गोदावरी और कृष्णा का जो डिस्प्यूट था, उसमें सबसे पहले रमन्ना साहब और बाद में चंद्रचूड़ और बोपन्ना साहब ने ना बोल दिया कि भाई हम इसमें नहीं आएंगे, ठीक है? लिख लो, जुरिस्डिक्शन ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर बोर्ड मैनेजमेंट किसने इश्यू किया है? कृष्णा एंड गोदावरी रिवर बोर्ड मैनेजमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है? प्लीज लिख लो ये। और ये बोर्ड कौन से एक्ट के अंदर बनाए गए हैं? वो 1956 वाला रिवर बोर्ड एक्ट नहीं, अंडर द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। प्लीज लिख लो, the two river management board were constituted by the central government under the provision of this act, ठीक है? Please guys write down।
हाँ, ये बॉर्ड अभी 2021 में क्रिएट हुए सिद्धार्थ, 2021। हाँ ख्याति, ये बॉर्ड बनाने का मेन पर्पस ये है that the disputes, all the disputes between the state of Maharashtra, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, कितने, ये चार स्टेट जो है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, बिकॉज ये चार जो स्टेट्स है वहां से गोदावरी और कृष्णा फ्लो होती है, तो ये चार लोग बहुत झगड़ते रहते हैं। तो चार बच्चों को शांत करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है जो इन दोनों रिवर्स को अच्छे से मॉनिटर करेंगे, रेगुलेट करेंगे और इस डिस्प्यूट्स को कैसे सेटल किया जाए उसके ऊपर काम करेंगे। समझ गए? ओके, एंड वन मोर थिंग, गोदावरी ओरिजिन कहां पे होती है? एनी आइडिया? त्रिंबकेश्वर सुना है नाम? त्रिंबकेश्वर, एमपी। अरे एमपी कहां पे, सॉरी, माय बैड। ठीक है, वहां पे। और कृष्णा कहां पे? कृष्णा कहां पे? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। ठीक है, त्रिंबकेश्वर नासिक और गोदावरी, और महाबलेश्वर कहां पे? कृष्णा। ठीक है, समझ गए एवरीबॉडी? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, कौन है इसका मालिक? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का मालिक कौन है? अरे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उनके बे। प्राइम मिनिस्टर का बे कौन है? बिफोर एनीबडी एल्स, एनीवन एल्स, जो भी है, कौन है? मोटा भाई अमित शाह। ठीक है, बे समझ गए ना? हाँ, तो उनका है। ठीक है, ही इज द मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, सो रिसेंटली अ सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन has been created by the central government for realizing the vision of Sahakar se Samriddhi. Jani, can you please turn off your video? Okay, yes. Sahakar se Samriddhi, basically prosperity through cooperation. ये मिनिस्ट्री क्यों बनाई गई? To make sure that cooperation movement and the cooperation जो structure है that can be effectively utilized in India so that its benefits can be reaped. समझ रहे हो? It will provide a separate administrative, legal and policy framework to strengthen the cooperative movement in the country. ठीक है? Cooperative movements are basically grassroots movements. Why? Cooperative बनाता कौन है? बहुत छोटे से छोटे इंसान मिलके बनाते हैं cooperative organization. आपने अमूल का नाम सुना होगा। अमूल क्या है? अमूल, it is a cooperation of all the dairy farmers, dairy operators, they all come together for the creation of Amul. ठीक है? It will also work to streamline the process of ease of doing business and enable multi-state cooperatives. ठीक है? दूसरी बात, United Nations General Assembly declared 2012 as the International Year of Cooperatives. समझ गए? लिख लो। इसके रिलेटेड आपको कुछ पता है? इंपॉर्टेंट जजमेंट फ्रॉम एनी कोर्ट्स, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत बड़ा झटका, आई वुड से झटका नहीं, इट्स अ सेटबैक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको पता है? एनीबॉडी? देखो, नाउ व्हाई, ध्यान से सुनना गाइस। इन आर्टिकल 246 there are 3 lists given. लिस्ट के बारे में मैंने पढ़ाया था, लिस्ट 1, 2 and 3, याद है? सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो उसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है,
It falls in list 2. ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट्स ने, स्पेशली गुजरात हाईकोर्ट में एक पिटिशन था because of a law that was passed by the central government which gave central government power over the cooperatives. तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था. अंडरस्टूड? वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, आज जस्ट ब्रीफ दिया है. सो आप समझ सकते हो इट वाज द वेरी बिग सेटबैक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, आज इतना ही लिख लो. समझ गए एवरीबॉडी? शुड आई गो अहेड? इसके पीछे की बातें जितना भी है बहुत इंपॉर्टेंट है. आंसर दिस क्वेश्चन. इस फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज अ फंडामेंटल राइट. सबसे पहले मुझे ये बताओ. The answer is yes. It is mentioned under Article 19, Clause 2. If I am not wrong, Clause 2 or 3. I am sure 2. Okay, 2 और 3 में से. Clause 1 नहीं है, 2, 3 में से है. मेरे को अभी डायरेक्ट याद नहीं आ रहा. इतना सारा पढ़ाना होता है तो कंफ्यूजन हो जाता है मुझे भी. ठीक है, but it is a fundamental. I think it is Clause 3. Yes, Clause 3. C. Article 19, 1 C. It is a fundamental right to form a cooperative society. It is also mentioned into the directive principle of state policy. Pata, it is a directive principle of state policy to promote this movement of cooperative societies. In Constitution, there is a special article, there is a special section, Section 9, Clause B, that was inserted to facilitate the cooperative society. And all this was done by a very important Constitutional Amendment Act, the 97th Constitutional Amendment Act. All of this information are important. ये लो, लिख लो. The 97th Constitutional Amendment Act, Clause C. मैंने बोला तो सही, मेरे को याद आ गया भाई. मैंने बोला ना 2 और 3, फिर मुझे लगा कि नहीं, असेंबली का सेकंड में था, बी में, 3 में, 4 में. 97th Amendment Act 2019 added a new part 9B right after the part 9A which deals with municipalities. हमारे यहाँ पे जो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल किसने बनाया? आर्टिकल पार्ट 9A में. कोऑपरेटिव सोसाइटीज को किसने कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया? 97th Amendment Act Part 9B ने. The word cooperative was added after unions and association in Article 91C under the Part 3 of the Constitution. It enables all the citizens to form cooperative society by giving the status of fundamental right. A new article was added in 43B, was added in DPSP regarding promotion of cooperative societies. समझ रहे हो everybody? Importance. और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाला पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. मजा आ रहा है? आई होप सो, बिकॉज दिस आर इंटरेस्टिंग टॉपिक. लेंदी बट इंटरेस्टिंग. चलो हो गया एवरीबॉडी. आज का लास्ट टॉपिक है. हाँ स्वयं लिख लो. और इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर जिंदा है मैं एक्टर कौन? ओ वेट, ये यार नहीं है, रॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है, वो टाइगर अलग है और अब जिस टाइगर के बारे में पढ़ेंगे वो अलग है. ठीक है, एक था टाइगर, ऐसा नहीं है, एक नहीं बहुत सारे टाइगर्स हैं हमारे पास. ठीक है, तो वैसे ऐसे टाइगर जो गाड़ी थोड़ी उल्टी सीधी चलाते हैं वैसा तो एक ही है, लेकिन असली वाले थोड़े ज्यादा है हमारे पास. ठीक है,
चलो, मेरा वो बेस्ट जोक पता है ना आपको? हु इज द फर्स्ट पर्सन जिसने ऑटोमेटिक कार डेवलप की है? आंसर बताओ जरा मेरे को, कौन है वो इंसान? इलॉन मस्क मत बताना, बिकॉज उसने नहीं बनाई है, ठीक है? सलमान खान ने बनाई, ये याद रखना आप हमेशा, ठीक है? मतलब भाई की बात ही अलग है यार, ठीक है? समय से आगे चलते हैं। चलो, भाई से खतरा कम है मेरे को, ठीक है? दूसरे भाइयों से ज्यादा है। चलो आगे चलते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइगर्स, वेरी इंपॉर्टेंट वन। और मैंने खुद ने इतने सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए आपके लिए, क्या आप लोग को भी बोलोगे सर आप क्या कर रहे हो? चलो एक बात समझ लो, प्रोजेक्ट टाइगर, वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, वाज लॉन्च इन विच ईयर? प्रोजेक्ट टाइगर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। 1973, वेरी गुड गाइस, 1973। एंड उसके जस्ट एक साल पहले एक रिवॉल्यूशनरी लॉ लाया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जिसे कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। एम आई राइट और रॉन्ग? है कि नहीं? ठीक है। एंड उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन 1973। कहां पे लॉन्च किया गया था? जिम कॉर्बेट पार्क। जिम कॉर्बेट, द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। और जिम कॉर्बेट का पहले क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ अंडरस्टैंड टाइगर का सिचुएशन क्या है। टाइगर वेर इन वेरी मच डिक्लाइन, जस्ट लाइक चीता. But because of this project, we have increased the range, we have increased tigers in a very good way. बहुत ही अच्छी तरीके से we have increased the tiger. ठीक है? ये टाइगर सबको मैनेज करने के लिए ही वो अथॉरिटी का फॉर्मेशन किया गया था। कौन सी अथॉरिटी थी जो मैंने जस्ट पढ़ाई थी आपको अभी जस्ट? क्या नाम था उसका? एवरीबडी, IUCN नहीं, NTCA, National Tiger Conservation Authority. Please write down, NTCA was formed in December 2005 under the provisions of Wildlife Protection Act 1972. WPA 1972, उसके अंडर बनाया गया है NTCA in December 2005. ये NTCA जितनी भी कैट्स है इंडिया में, लेपर्ड, चीता, टाइगर, लायन, इन सबको देखता है, ठीक है? अंडरस्टूड गाइस? NTCA इज अ वेरी पावरफुल बॉडी, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? बहुत ही बड़ी बॉडी है, अंडर WPA एक्ट इसे बनाई गई है। चलो इतना क्लियर? इट वॉज फॉर्म इन 2005 अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है? उसे अमेंड किया गया था इन 2006. NTCA was formed in 2006 or 2005 under Wildlife Protection Act 1972. उसे अमेंड किया गया, so the answer will be Wildlife Protection Act Amendment Act 2006. इतना क्लियर everybody? Which state has the highest number of tigers in India? टाइगर सेंसस किए जाते हैं इन एवरी 4 years. तो जो 2018 में जो लेटेस्ट हुआ था, उसमें आंसर निकला मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय कर्नाटका। मध्य प्रदेश फॉलोड बाय कर्नाटका, ठीक है? हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स. Now, which national park has the highest number of tigers? Now, the national park. National park. Jim Corbett National Park. Very good. It has the highest number of tigers. Jim Corbett National Park. कौन से नेशनल पार्क में टाइगर आर हाईएस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ अ नेशनल पार्क? मतलब कितने एरिया में कितने ज्यादा टाइगर्स थे, उसका आंसर भी आएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. एब्सोल्यूट नंबर वाइज एंड ऑल्सो द डेंसिटी वाइज सबसे ज्यादा टाइगर कहां पे मिलते हैं? जिम कॉर्बेट पार्क. कितने साल में होता है टाइगर सेंसस इंडिया में? एवरी 4 year.
वेरी गुड, वेरी गुड, एवरी 4 ईयर। देख लो और पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, ठीक है, आराम से पढ़ना है। जितना इंपॉर्टेंट है मैंने ऑलरेडी बोल दिया, ठीक है, आराम से पढ़ो इसको। हे भगवान। ऑफ कोर्स, ग्लोबल टाइगर डे कब, ग्लोबल टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? एक नहीं, बहुत सारे टाइगर्स हैं, ठीक है। 29 जुलाई, अगस्त गलती हो गई, एक महीना आगे चले गए, पीछे आ जाओ, 29 जुलाई। और क्यों 29 जुलाई को ही हमने ये टाइगर डिक्लेयर किया कि आज से हम इस डे को टाइगर डे सेलिब्रेट करेंगे? बिकॉज इन 2002 सेंट पीटर्सबर्ग इन रशिया, वहां पे टोटल 13 टाइगर रेंज कंट्रीज के मिनिस्टर्स मिले और उन्होंने डिक्लेयर किया था दैट वी विल मेक श्योर, ओ सॉरी, नॉट इन 2002, 2010, सॉरी माय बैड गाइस, 2010 में इन सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पे 13 टाइगर रेंज कंट्रीज ने मिलकर ये डिसाइड किया था दैट वी विल इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर बाय, वी विल डबल द टाइगर पॉपुलेशन बाय 2022। समझ गए? इस साल तक, 2022 तक खत्म होने तक हम टाइगर की पॉपुलेशन डबल कर देंगे, ऐसा सेंट पीटर्सबर्ग में 13 टाइगर रेंज कंट्रीज ने डिक्लेयर किया। एम आई क्लियर? और वो कौन से दिन किया था? 29 जुलाई को। और इसी वजह से हम 29 जुलाई से सेलिब्रेट करते हैं ग्लोबल टाइगर डे। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, now all of this will be answered by you. MP, Corbett, टाइगर डे 29 जुलाई, थीम क्या है? चलो चलो बताओ यार, सब आंसर्स मैंने बता दिए, एक नहीं बताया उसका तो बताओ। यस, दैट सर्वाइवल इज इन अवर हैंड्स। हाउ मेनी टाइगर रेंज कंट्रीज? 13। सेंट पीटर्सबर्ग, when and where? Again, 29 July. मेन अथॉरिटी टू डील विथ टाइगर इन इंडिया कौन सी है? एनटीसीए। हु चेयर्स दैट अथॉरिटी? मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कितने हैं टोटल टाइगर रिजर्व इन इंडिया? बताओ इसका आंसर। 53 गाइस, 53, ठीक है, टोटल 53 टाइगर रिजर्व, ठीक है। नाउ टाइगर रिजर्व का जुरिस्डिक्शन जो होता है, टाइगर रिजर्व को मैनेज कौन करता है गाइस? द आंसर इज अगेन एनटीसीए। समझ रहे हो? टाइगर रिजर्व कौन मैनेज करता है? अगेन एनटीसीए। ओके, सो रिमेंबर दिस। अंडर विच लॉ एनटीसीए इज फॉर्म? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 2006 अमेंडमेंट एक्ट, ये याद रखना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अमेंडमेंट 2006 तब फॉर्म किया गया था। एनटीसीए। एम आई क्लियर गाइस?
Okay, so finally we covered every topic which was very important. And let me tell you one thing, guys. अभी से सारे लेक्चर्स ऐसे ही होंगे, ठीक है? दे विल बी इन डिटेल. हमारी एग्जाम्स आ रही है, सो वी हैव टू ऑल्सो गियर अप. सो ऐसे ही लेक्चर्स होंगे. सो चाय बाय चॉकलेट वॉकलेट खा के केला वेला खा के बैठा करो, ठीक है? समझ गए? अब से सारे लेक्चर्स ऐसे ही होंगे. सो बी प्रिपेयर, स्टे प्रिपेयर. Okay, so that will be all for today. Thank you guys. Goodbye. Take care. Bye bye, guys. Bye bye. Bye bye.